और सबसे पहले हम अपने पहले फंडामेंटल पर आते हैं। वाई वी नीड आंसर राइटिंग, हमें उत्तर लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? राइट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों जो है यह माना जाता है कि जो लोग सक्सेस होते हैं और जो लोग यूपीएससी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते प्री क्वालिफाई करने के बाद, उनके बीच में डिफरेंस कौन सी चीज क्रिएट करती है, उसको हम लोग आंसर राइटिंग कहते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम अभी शुरुआती दौर में आए हैं, बहुत से बच्चे अभी मुझसे एनसीईआरटी कॉन्सेप्टर में जुड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुझे उजांग सर क्यों फोर्स कर रहे हैं, क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की तरफ बढ़ूं? जरूरत क्या है मुझे? क्योंकि चारों तरफ मिथक फैला हुआ है समाज में। आपके जो बुजुर्ग जो तैयारी करके 5-6 साल चले गए, उन्होंने कहा बेटा आंसर राइटिंग बाद में करना, ठीक है, कोई तुम्हें जो है जरूरत नहीं है, आप बाद में इसको करते रहना। जबकि मैं जब लबासना गया, जो वहां स्टूडेंट से मिला, बाकी अन्य कैडर से जो भी स्टूडेंट से मिला, जब लबासना में उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, तमाम तरह के जो है वो ऑफिसर्स मिले, आईएएस आईपीएस ऑफिसर फाउंडेशन कोर्स चल रहा था, तो वहां मुझे एक कॉमन बात पता चली। मैंने सबसे पूछा कि मेरे बच्चों के लिए आप सीक्रेट क्या बताना चाहेंगे? आप सभी आज सफल हो चुके हैं, कोई उड़ीसा कैडर, कोई महाराष्ट्र कैडर, ठीक है, अलग अलग कैडर के, यूपी कैडर, हिमाचल हो गया। तो मैंने पूछा कॉमन चीज आप क्या बताना चाहेंगे? हम वैसे बैठे थे डाइनिंग एरिया में, हम जो है वो कुछ खा पी रहे थे। मैंने पूछा मैं अपने बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं, आप लोग सक्सेस हो चुके हैं, आप लोग आज लबासना में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसी कौन सी एक चीज होगी जो उनके अंदर होनी ही चाहिए, एक सभी के अंदर वो कॉमन ट्रेड? और आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 50 लोगों से मैंने बात की और मैक्सिमम लोगों ने एक ही बात कहा, राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग। ये उनका स्टेटमेंट था कि लिखो, लिखो और लिखो। उड़ीसा कैडर के मनोज जी है, आईएएस हैं अभी आज के समय में, बड़ी अच्छी जो है वो हमारी जान पहचान है। और वहां पर हम जब मिले तो उन्होंने कहा सर मैं हमेशा एक पुरानी रद्दी सी कॉपी रखता था और मैं लिखता रहता था उसमें, राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग। सबने यही सक्सेस मंत्र उन्होंने दिया। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, लबासना में वो पहुंच चुके हैं, उस गेट को तोड़ दिया और उसमें से कुछ तो असंभव करते हुए दिखाया। ऐसे जो है आदिवासी इलाके, ऐसे पिछड़े इलाकों से बच्चे हैं जो जिनके सोच कोई संभावना ही नहीं थी कि वो कभी आईएएस बन सकते हैं, लबासना पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस संभावना को संभव करके दिखाया। संभावनाओं को संभव करके दिखाना ही हमारी सफलता की वो रणनीति कहलाती है। तो संभावनाएं आपके अंदर भी हैं, संभव बनाने के तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे। और अगर हम संभावनाओं को संभव बना पाए तो लबासना का गेट अपने आप ही आपके लिए खुल जाएगा। तो उन्होंने एक कॉमन बताया कि राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग। आप जो भी बात कहते हो उसको अब लिखना शुरू करो। तो ये कॉमन ट्रेट वहां पता चला। दूसरा, जो बच्चे क्लास में हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने के बाद वो क्लास को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, उसका निचोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, टीचर अपनी जान निकाल दे। जो भी मुझे थोड़ा भी बहुत जानते हैं वो जानते हैं कि ये बंदा क्लास में आने के तुरंत बाद अपनी जो है वो टू द पॉइंट बात करना शुरू कर देता है और हर डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। कल क्लास में मैं बलून पंप के साथ पहुंचा कि मुझे समझाना था कि हवा कैसे चलती है, क्या होता है, और वो बच्चा उसको कहता है हाँ ये पूरी क्लास मेरे हाथ में निचोड़ में आ गई। पर सवाल है कि उसका आउटपुट क्यों नहीं निकल कर आ रहा। और तीसरा, जिन्होंने पढ़ लिया उनको आता है, वो उसको लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझे, इसकी जरूरत को समझे। लेट्स स्टार्ट इट। हम शुरू करते हैं उत्तर लेखन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी के स्कीम में। यूपीएससी में हमें पता है कि 3 स्टेज होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। 3 अवस्थाएं होती हैं। प्री का जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, यानी उसके मार्क्स जो है वो रिजल्ट में निजोड़े नहीं जाते। वो ढेर सारे लोगों में से कुछ सीरियस लोगों को छांटने की प्रक्रिया है, इसको क्वालिफाइंग पेपर कहते हैं, राइट। जो हमारा प्री का एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसके बाद तीसरा स्टेज होता है जो इंटरव्यू होता है, जो कि एक वर्बल, हम वहां जाते हैं, वहां बातचीत करते हैं और अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो वाकई में तय करेगा कि आप अधिकारी के रूप में स्थापित होगे या नहीं होगे, जो अपने सर्टेन फ्रेमवर्क के साथ काम करता है, उसको मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा। अब जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। आज आपका यह मिथक तोड़ूंगा कि मुझे आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए। कई बच्चों ने कहा सर कब करनी चाहिए? सिलेबस पूरा होने के बाद करनी चाहिए। अभी तो मैं बिगिनर हूं सर, अभी मुझे आंसर राइटिंग की क्या आवश्यकता पड़ गई? आंसर राइटिंग मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? पहले मैं सिलेबस पूरा कर लूं फिर आंसर राइटिंग करूंगा। तो चलिए आज मैं वो सारे मिथक जो है वो तोड़कर आपके सामने लेकर आता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। अब ये मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, एक्चुअली में ये डिटरमाइन करता है कि आप लबासना जाओगे या नहीं जाओगे। बिल्कुल सही बात है। मेरा एक सीनियर है, आईपीएस हैं आज की डेट में, और उन सब एक नियम था कि आप इंटरव्यू में मिनिमम 80 मार्क्स दिए जाएंगे। मिनिमम इतना दिया ही जाना, क्योंकि आप मेंस लिख कर आए हैं और उनको मिनिमम ही मिले। पता नहीं उनके साथ इंटरव्यू बोर्ड में क्या हुआ, वो खुद नहीं जानते कि क्यों इतने कम मार्क्स उनको मिले, वहां पे क्या स्थितियां हुई। लेकिन उन्होंने मेंस में इतने अच्छे मार्क्स निकाले थे कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो एक्चुअली में आपके हाथ में होता है, आपके टैलेंट पर होता है। अब मेंस की अगर हम सेक्शन की बात करें तो आपको क्वालिफाइंग पेपर यानी इंग्लिश कंपलसरी के साथ जो आपकी जो है क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी या जो भारतीय अनुसूची की भाषा है,
शेड्यूल की, उसका आपको पेपर देना पड़ता है जिसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन लिखना यहां भी पड़ता है। इसके बाद जीएस के 4 पेपर, ठीक है, चारों पेपर सामान्य अध्ययन के, ये भी आपका राइटिंग है। इसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर यानी वैकल्पिक विषय के 2 पेपर जो 500 मार्क्स के होते हैं, ये भी आपका राइटिंग है, और 250 मार्क्स का एस्से, ये भी आपका राइटिंग है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो एग्जामिनेशन है, जो एक्चुअली में आपका सक्सेस पिलर, क्योंकि इंटरव्यू के प्री के मार्क्स जोड़े नहीं जाते, इंटरव्यू के मार्क्स मेरे हाथ में नहीं है, मुझे नहीं पता उस कमरे में उस दिन क्या होगा, अच्छा भी जा सकता है, बुरा भी जा सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ये चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे हाथ में होती है। तो ये सभी पेपर में यहां भी आपको लिखना है, राइट करना है, यहां भी आपको राइट करना है, ओरल कुछ भी नहीं है। जैसे आज सुबह एक बच्चे ने कहा, मुझे सदमा लगा कि सर मैं डायरी भी नहीं लिख पाता हूं। तो अगर आप लिख नहीं पा रहे तो आपके दिमाग में या तो ये धारणा है कि ये एग्जाम ओरल है, यानी कि मौखिक है, मौखिक नहीं है, ये एग्जाम लिखित है। 1750 नंबर, 1750 मार्क्स, पूरा सबसे बड़ा डायमेंशन यहां पर कवर होता है, और ये रिटन एग्जाम के रूप में हमारे सामने आता है, चाहे वैकल्पिक विषय की बात करें, चाहे निबंध की बात करें। तो जब आप लिखेंगे तो ही आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, और जो मेंस को अपनी कमांड में रख लेता है, याद रखिएगा, चाहे आप पीसीएस की बात करें, आज बहुत से पीसीएस एग्जामिनेशन जो स्टेट एग्जामिनेशन है वो भी रिटन हो चुके हैं, और वहां पर भी जो है वो इस तरह के बदलाव का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और ये सबसे स्टिफर पार्ट होता है, क्योंकि जो 12,000 यूपीएससी की बात करें, नियरली 12,000 से 14,000 लोग जो पहुंचते हैं वो प्री क्वालिफाई कर चुके होते हैं, उनकी बौद्धिकता एक समान होती है, इसीलिए यहां कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, राइट। 1750 नंबर आपकी जिंदगी का सबसे आधार है। वो ये मुख्य परीक्षा किस प्रकार की परीक्षा है? लिखित परीक्षा है। ये कैसी परीक्षा है? लिखित परीक्षा है। यहां ओरल कुछ नहीं है, जो आप जानते हैं वो आपको लिखकर बताना पड़ेगा, इसलिए इसकी गंभीरता का पता होना बहुत जरूरी है। अगले स्टेप पर आते हैं। आखिर मैं आपसे दूसरी अवधारणा क्या बात करने जा रहा हूं? दूसरी अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण है। आखिर हमें उत्तर लेखन क्यों करना चाहिए, और मैं पहले दिन से क्यों कह रहा हूं, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। बहुत सिंपल सी बात है। हमारा ये शरीर है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, इंटेस्टाइन, आंतें हो गई, तो ये सब हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये ऑप्शनल हो गया, ठीक है। इसको मैं मान लूं कि आंसर राइटिंग आपका जीएस का पेपर हो गया, इसको मैं मान लूं एसए का पेपर हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं इनके नाम बदल देता हूं, ठीक है। इस पूरे शरीर में ये विभिन्न अंग हैं, इनके अलग अलग काम है, हाथों के, पैरों के, आंतों के, ब्रेन का, सबके अलग अलग अपने काम है। ये शरीर के विभिन्न हिस्से हैं, लेकिन इन सभी में एक कॉमन चीज है, इन सभी को ब्लड सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी को ब्लड सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, और ये ब्लड सप्लाई हमें कहां से आती है? हमें हार्ट से आती है। कहां से आती है? हमारी हार्ट। हमारा हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, वो पंप करता है, और उस पंप करने से जो आपका सिस्टम है, जो आपका ब्लड सप्लाई है, वो सभी जगह पहुंचता है, राइट। वो क्या होता है? वो सभी जगह पहुंचता है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस एग्जांपल को ले लूं, आंसर राइटिंग की आप जरूरत को महसूस करिएगा कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, तो चाहे मैं ऑप्शनल की तैयारी पेपर लिखूं, चाहे मैं जीएस का पेपर लिखूं, चाहे मैं जो है वो ऑप्शनल का पेपर लिखूं और जो है क्वालिफाइंग पेपर लिखूं, हिंदी या इंग्लिश का पेपर लिखूं, या मैं एसए का पेपर लिखूं, इन सभी में जो सबसे बड़ा कॉमन जो लिंक करता है वो करता है लिखना। क्या काम करता है? लिखना, टू राइट। जैसे हार्ट इन सभी में कॉमन जो है वो ब्लड सप्लाई को करता है, बिना इस ब्लड सप्लाई के ना ब्रेन काम करेगा, ना बाकी अंग काम करेंगे। उसी तरह आप ऑप्शनल का सिलेबस पूरा कर लीजिए, आप जीएस भी पढ़ डालिए, आपको इकोनॉमिक्स भी आती है, आपको जो है वो हिस्ट्री भी आपने बुक्स पढ़ डाली है, लेकिन सवाल है कि इन सभी में सबसे कॉमन जो है ये सारे पेपर आपको बताना पड़ेगा कि आपको अगर आता है तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको राइट करना पड़ेगा, टू राइट, लिखना पड़ेगा, और लिखना ही सबसे प्रमुख जो है यहां पर चुनौती होती है। तो जो आंसर राइटिंग है, वो लिखना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये सभी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। अब समझे कि यूपीएससी में पढ़ना और लिखना दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। और आप क्या करते हो? आप कहते हो कि मैं बिगिनर हूं, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ना और लिखना, ठीक है, और है, ऑब्लिक नहीं है, और है, पढ़ना और लिखना दोनों एक साथ आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? ये शरीर के सारे अंग काम नहीं करेंगे। मेरा मैसेज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, आगे आ जाते हैं। सवाल है कि हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। यूपीएससी का स्टूडेंट सबसे बड़ा जो, एक सुबह भी मैंने क्लास में कहा
कि 98% लोग फेल हो जाते हैं। आखिर वो फेलियर होने वाले कौन है? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इसलिए तैयारी करता है कि वो फेल हो जाए या एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाए। कोई ऐसा है? कोई नहीं ऐसा है। सभी जब अपनी तैयारी करने अपने माता पिता से कहते हैं कि पापा मम्मी मुझे आईएएस की तैयारी करनी है या फलाना मुझे एग्जाम देना है, तो हमेशा वो अपने लक्ष्य को बनाकर रखते हैं, वही आशा वो सबसे बताते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि इस पूरे सफर के दौरान वो जो है वो सफल नहीं हो पाते और केवल 2% के आसपास लोग ही जीवन में अपनी परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शुरुआती दौर से ही हमारे फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं, हमसे बड़ी गलतियां हो जाती हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि वो बिगेस्ट मिस्टेक क्या है। सबसे बड़ी गलती जो हमारी होती है, हमें यह लगता है कि पहले हम पढ़ लें, लिखेंगे हम बाद में, और लिखना क्या है, जब हमें आ जाएगा तो हम आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, जब हमें आ जाएगा, जब हम सब्जेक्ट हमें आ जाएगा तो हम लिख लेंगे। लिखना कौन सी बड़ी बात है? मैं मिथक अभी 1 सेकंड तोड़ दूं। अभी आप पेपर उठाओ और अपने बारे में एक डायरी लिख डालो, एक अपने मन के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में। आप देखेंगे कि एक पेज लिखने में आपको कितना समय लग रहा है, आपके थॉट्स अरेंज नहीं होंगे। अब आप मुझे बताइए, अपने बारे में आप नहीं जानते, अपनी खुशियों के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी निगेटिव पॉजिटिव बारे में आप नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। लेकिन आज सुबह की क्लास में कई बच्चों ने कहा कि सर हमसे डायरी भी नहीं लिखी जा रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको के बारे में कोई और आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानता है? नहीं जानता है। लेकिन आप जानते हुए भी आप नहीं लिख पा रहे, और आपने यह महसूस किया होगा कि कई बच्चे डायरी नहीं लिखते हैं, कई बच्चे अपने बारे में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात या किसी को चिट्ठी या कोई इमोशंस वो नहीं लिख पाते हैं। आखिर कारण क्या है कि मुझे तो मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, मेरे पॉजिटिव निगेटिव मुझसे ज्यादा जो है वो कोई नहीं जानता। तो अगर आप अपने बारे में जान रहे तो फिर भी आप लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब उसके पीछे का विज्ञान जान लो, उसका पीछे कारण क्या है। एक्चुअली हमारे मस्तिष्क में जब हमारे टीचर पढ़ाते हैं तो ढेर सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, दिमाग में आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, हमारे विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब कुछ आपके दिमाग में आता चला जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि ब्रेन सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। कैसे? सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जो इंजीनियर होंगे वो मेरी बात समझ रहे होंगे। ब्रेन एक सॉफ्टवेयर की तरह, उसने सारी इंफॉर्मेशन को परसीव कर लिया, अपने साथ रख लिया। लेकिन उस दिमाग के अंदर जो है, अब ध्यान से, आप जो कहते हैं कि सर आता है लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूं या लिख नहीं पा रहा हूं, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी है, उसके पीछे का महत्वपूर्ण सेगमेंट क्या है, वो समझ लो कि भाई सॉफ्टवेयर हमारे पास ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये चीज आती है, अब मुझे इसको लिखने के लिए अपने हाथों को निर्देश देना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना है। तो सोचने से तो ऐसा नहीं होगा कि हैरी पॉटर की कलम है वो चलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो सोच रहे हैं, यानी आपका सॉफ्टवेयर आपके हैंड यानी हार्डवेयर के साथ क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसे समझ लो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में सिंक्रोनाइज जुड़े होने चाहिए। यानी जिस स्थिति में आपके सब्जेक्ट के विचार जिस क्रम में आ रहे हो, हाथ उसी क्रम में जो है वो क्या करना चाहिए, उसको डिलीवर करना चाहिए। तो यानी आपके दिमाग में विचारों का सही क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, फ्लो में होनी चाहिए। और जो आपके मस्कुलर एक्टिविटीज हैं वो उसी के साथ उसको डिलीवर करनी चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है, इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं मोटर एक्टिविटी। ठीक है, मोटर एक्टिविटी यानी आपका ब्रेन आपके जो अंग हैं, जो आपका हाथ है, उसको क्या करता है? गवर्न करता है। और मोटर एक्टिविटी इज ऑल अबाउट, हम क्या करते हैं मोटर एक्टिविटी में? हम बेसिकली जो है वो अपनी बॉडी यानी अपने हाथ को अपने ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। और बहुत सिंपल, जिनको कहीं मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, तमाम तरह की मानसिक बीमारियां हैं, जब मस्तिष्क जो है वो शरीर को जो है वो क्या करता है, वो आदेश नहीं दे पाता, तो आपने देखा होगा लोगों के हाथ पैर जो है वो सही से काम नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो स्टूडेंट ये भूल जाता है कि सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं होगा, सॉफ्टवेयर तो तैयार हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर तो ये देखेगा ना आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में कैसे लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में कितना लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में कैसे लिखा हुआ है, और आपकी कॉपी में कितना लिखा हुआ है। इसी पर ही आपके मार्क्स तय होंगे। याद रखिएगा, इसी पर ही आपके मार्क्स तय होंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मोटर एक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी ब्रेन टू हैंड, फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर कनेक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। और इसीलिए जो मिस्टेक हमसे होती है कि हम पहले पढ़ लें,
फिर लिखेंगे, तो फिर आपने अपने बारे में इतना जाना, इतना पढ़ा, तो लिख क्यों नहीं पा रहे हो? आप मुझे बताओ। टीचर आपको बता रहा है फिर भी उसको डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे हो? उसके पीछे आपको आपका साइंस कोई बताने को तैयार नहीं हो रहा। जो इंजीनियर होगा वो जानता है कि हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, लेकिन उसको हार्डवेयर में जो बर्न करना, उसको कहते हैं पोर्ट बर्न करना। अगर इंजीनियर होगे तो आप जान रहे होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में पहुंचाने के लिए हमें पोर्ट बर्न करने पड़ते हैं। तो यहां पर भी, ये तो बहुत बेसिक सा फंडा है, यहां पर भी आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें कहां लेकर आना है? उसको हमें जो है वो अपने मोटर एक्टिविटी के साथ मिलाना है, तभी जाकर आपकी सक्सेस यानी आपकी सफलता तय होगी। ये मेंस के 1750 मार्क्स ऐसे सबको फ्री में बांटे नहीं जाते, इसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है।